एक चीज और भी याद रखिए कि जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं या चीज को हम याद करते हैं, तो हमेशा वो एक वर्ड्स में नहीं होता है, एक इमेज में होता है. सो ट्राई टू क्रिएट इमेज ऑफ चैप्टर एंड द इमेज ऑफ कॉन्सेप्ट. नाउ कम टू हाउ यू कैन क्रिएट द इमेज ऑफ चैप्टर. एक चैप्टर को याद करने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए. जैसे आपके कंटेंट्स हैं, उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में उसका हायरार्की बना लीजिए, टेबल बना लीजिए. इट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज द चैप्टर एंड कंटेंट्स. तो उससे क्या होगा, आपको उस चैप्टर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक इमेज के रूप में आपके मेंटल मैप में होगा. नाउ द थर्ड थिंग कम्स, जो तीसरा चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जो कुछ इमेज आपके पास है या जो कुछ आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, यू ट्रांसलेट इट इनटू द वर्ड्स. उसे आप शब्दों में लिख पाए तो पूरी क्षमता का विकास हो जाएगा. तो मेरा कहना यह है कि एक चैप्टर के 3 हिस्से, इमेज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्ड्स, अगर आपको आता है तो मेरा ख्याल है हम जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं या किसी भी चैप्टर को आप डील करने जा रहे हैं, यू विल हैव फुल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 100% मार्क्स. सो अगेन मैं बताता हूँ, इन तीनों चीज को ख्याल रखिए और फिर आप इसमें पूरी दक्षता के साथ आप इन चीजों को डील कर पाएंगे. तो ये जो की स्टेटमेंट हुआ, आप उसे याद रखें. हमेशा जब चैप्टर को शुरू करें तो इमेज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये तीनों हेल्प करेगा तो आप 100% प्रोड्यूस कर पाएंगे. अब हमारे पास चैप्टर है अर्थ इंटीरियर एंड मटेरियल. इसका 2 हिस्सा है, एक इंटीरियर और दूसरा है किन चीजों से पृथ्वी बनी हुई है उन चीजों का विश्लेषण. सो फर्स्ट हिस्से को करते हैं. आप इस चैप्टर के कंटेंट्स को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखें. जैसा हमने कहा, द इमेज एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. आपके पास देखिए इस चैप्टर का स्ट्रक्चर है. वी हैव कंटेंट्स. This chapter has 4 sections. The first is interior of earth. The second is a weathering. Third is a rock. And fourth, soil and the erosion of soil. So इन चारों हिस्सों के हम अलग अलग देखेंगे. जरूरत यह है कि एक हिस्से को एक बार में आप पूरी कॉन्सेप्ट बना लीजिए, फिर हम दूसरे हिस्से पे चलेंगे. तो फर्स्ट सेक्शन है, आपको एक स्ट्रक्चर पूरा पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सा हिस्सा है. इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ. सेकेंड पार्ट इज वेदरिंग एंड द थर्ड इज रॉक एंड टाइप ऑफ रॉक एंड द फोर्थ इज सॉइल एंड सॉइल इरोजन. अब देखिए, एक हिस्से को जो सेकेंड सेक्शन है, उस सेक्शन को मैं करना चाहूंगा कि जो पृथ्वी का इंटीरियर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानना तो बहुत ही मुश्किल है. इंटीरियर की जो रेडियस है करीब 6300 किलोमीटर है और हमारे जो माइनिंग कैपेसिटी है जिसमें हमने मैक्सिमम माइन किया है वो करीब 1 से 2 किलोमीटर का एरिया है. ऐसी कंडीशन में जब हम पृथ्वी को जानने के लिए चलते हैं तो हमारे पास 2 साधन होते हैं. एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स और एक होता है डायरेक्ट सोर्स. सो वी हैव 2 सोर्स to know the interior of earth. The first source is indirect, जो अप्रत्यक्ष रूप से, जो हिंदी में उसको पढ़ते हैं उसको लिखेंगे हम अप्रत्यक्ष. That is indirect. और डायरेक्ट जो होता है वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष. एक प्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा. So one in by the indirect source and second is a direct source. Now it comes the area of indirect. चूंकि अप्रत्यक्ष ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा ध्यान देंगे कि अप्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाने. इसमें हमने इन 4 सोर्स को लिया है. इसके बारे में एक अच्छा सा विचार बनाइए और उसको फिर जो इमेज बने उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए. मैं ले रहा हूं एक सेक्शन को जिसका एरिया हुआ दैट इज टेम्परेचर. पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब जाते हैं तो टेम्परेचर किस प्रकार मदद करता है
कि पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप कैसा है, यानी तापमान के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा आप पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को कैसे जान सकते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट को बताता हूं, उसको समझिए कि हमारी ये पृथ्वी है, ऐसी कोई पृथ्वी है, ऐसा कुछ हिस्सा हुआ। अब पृथ्वी के ऊपरी परत जहां हम निवास करते हैं, उससे हम अंदर की ओर जाएं, इंटीरियर पार्ट की जाएं, तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। एक जनरल फैक्ट्स है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। वंस यू आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, at every 32 meters, the temperature will increase as a 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अब थोड़ी सी इन चीजों को समझिए कि जैसे ये पृथ्वी का रेडियस है, ये है 6300 किलोमीटर। अगर पृथ्वी का रेडियस आंतरिक जहां तक केंद्र की ओर जाए, अगर ताप उसका गहराई डेप्थ अगर 6300 किलोमीटर है, तो यहाँ का तापमान अगर एवरेज भी जोड़ें एक अनुमान के आधार पर, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम कॉमन रेट पे चलें, तो पृथ्वी का जो लोअर पार्ट है, आंतरिक भाग है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी तापमान के कंडीशन में जो अंदर का ये एरिया है, वो कभी भी सॉलिड रह नहीं सकता है। तो ये कंडीशन जो होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। सो तापमान के आधार पर यह निर्धारित होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक तापमान की स्थिति के कारण पिघली अवस्था में है और लिक्विड कंडीशन में है, ऐसा आप लिख सकते हैं। सो एग्जामिनेशन में जब हम इसको लिखने चलते हैं, तो ध्यान दें कि इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना लें। हमने टेम्परेचर कहा, तो टेम्परेचर में सबसे पहले एक सीक्वेंस लाइए कि एवरी 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। As you go inside the earth at the depth of 6300 kilometers, the temperature inside the earth will be 6000 degrees Celsius, and in that condition, the interior part of the earth must be in liquid condition. So ये हमें बताता है टेम्परेचर फैक्टर। हमने इस टेम्परेचर फैक्टर को यहाँ पे डिस्कशन के लिए लिया इस एरिया में। अब देखिए यहाँ पे इस टेम्परेचर फैक्टर के बाद एक दूसरे फैक्टर को देखिए। यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर हमने लिया, उसे हमने कहा प्रेशर। द सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। हिंदी में अगर लिखें तो आप कहीं लिखेंगे दबाव। प्रेशर क्या हुआ? दबाव। जो भी जिस मीडियम के बच्चे हैं उस चीज को फॉलो करेंगे। जो प्रेशर सिस्टम हुआ उसको हमने कहा दबाव। अब ऐसा लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ बुक्स रखा हो एक सरफेस पे। जितने नंबर ऑफ बुक्स रखे होंगे, तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे, दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। सो मैक्सिमम प्रेशर विल बी ऑन द लास्ट बुक एट द बॉटम। सबसे जो आंतरिक भाग में सबसे नीचे बुक होगा, उस पे सबसे ज्यादा दबाव होगा और उसके पेजेस बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे, बिल्कुल जुड़ गए होंगे। ऐसे ही हमारे पृथ्वी है। ऐसा देखिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर की ओर जाइए, तो दबाव तो बढ़ते जाएगा ना। मैक्सिमम प्रेशर जाके ये आंतरिक भाग पर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में फिजिक्स का लॉ कहता है कि अगर प्रेशर मैक्सिमम हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा दबाव हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी चीज बिल्कुल द्रव्य अवस्था में हो नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी इन अ लिक्विड कंडीशन इफ देयर इज अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपको दबाव बढ़ता जाएगा, तो ये निष्कर्ष बताता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो सेमी लिक्विड है। ये चीजें प्रमाणित होती है दोनों आधारों पर। एक तापमान आपके पास है और एक वायु दाब है। अगर दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बिल्कुल सही जानकारी मिलती है कि यह ना तो पिघली अवस्था में है और ना तो बिल्कुल सॉलिड है। इट्स जस्ट लाइक अ सेमी लिक्विड कंडीशन। जब कभी प्रेशर इस पर रिलीज होता है, तो अंदर का मैग्मा, अंदर का एक जो भी स्वरूप है आपका लिक्विड फॉर्म, वो सरफेस पे आता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की डिस्कशन में आपको दो चीजें क्लियर हुआ होगा। इसको रिकैप कीजिए।
तो हमने कहा पृथ्वी के जानने के लिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, वन इज इनडायरेक्ट, वन इज अ डायरेक्ट। हमने जो इम्फेसिस दिया इनडायरेक्ट स्रोत पे, जो आपका अप्रत्यक्ष प्रमाण है उसके आधार पे। एंड फर्स्ट जो था वो टेम्परेचर था, सेकंड आपको ये प्रेशर समझ में आया होगा। प्रेशर के बाद देखिए जो तीसरा फैक्टर्स हैं वो महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये फैक्टर कहता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम हिंदी में घनत्व लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। डेंसिटी इज घनत्व, इसको हिंदी में हमने कहा घनत्व। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये पृथ्वी है, ये ऐसी कोई पृथ्वी है। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग पे जाएंगे तो दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ने से घनत्व में भी परिवर्तन आएगा, उसके मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होंगे। दूसरा एक साइंटिफिक सोर्स है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर जो पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका नेचर अलग है। सो वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, components at different layers of earth. On the upper part we have very light material, as we go inside we have very heavy material. So एक सोर्स के आधार पे हमने जब पृथ्वी के ऊपरी भाग को जाना है, अपर पार्ट को, तो देखिएगा ऊपरी पार्ट का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 2.7 है। और जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है जो बड़ी हेवी मटेरियल का बना हुआ है, उसकी जानकारी करनी है। ऐसा साइंटिस्ट ने बताया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। अब हमारे पास दो चीजें हैं जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कर सकते हैं। क्रस्ट का डेंसिटी कितना है, 2.7, और जो लोअर पार्ट है उसकी डेंसिटी हमें प्राप्त करना है। अगर ये 5.5 है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का डेंसिटी 11 to 12 होगा। ये बताता है कि जब हम क्रस्ट से अंदर की ओर जाएंगे तो क्रमशः डेंसिटी बढ़ता जाएगा और उस डेंसिटी के अनुसार पृथ्वी के लेयर्स बनते जाएंगे। सो टॉप लेयर का डेंसिटी 2.7, पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी हुआ 5.7 5.5, एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट, जो जिसके बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट सोर्स से पता कर सकते हैं, उसका घनत्व 11 to 12 है। तो इन तीनों चीज के द्वारा आपके पास तीन चीजें आई। एक ये आया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस रूप में है, दूसरा ये आया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जाने पर जो परिवर्तन आता है वो डेंसिटी का चेंज कैसे आता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीजों को डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस सो फार थ्री sources to know inside the earth. The first is temperature, the second is pressure, and the third is a density. डेंसिटी भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सबसे बेहतर स्रोत है उसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वेव, या हिंदी में कहें तो भूकंप तरंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी जानकारी, आप जानते होंगे कि तीन तरह के भूकंप तरंग होते हैं। एक ऐसा भूकंप तरंग जिसको हम एल वेव कहते हैं, एक तरंग जिसको हम एस वेव कहते हैं, और तीसरे को पी वेव कहते हैं। पी मीन्स होता है प्राइमरी, पी का अर्थ हुआ प्राइमरी, एस का अर्थ हुआ सेकेंडरी, और एल मीन्स हुआ लॉन्गिट्यूडनल और सरफेस वेव, जो सतह पर चलती हो। अब देखिए ये तीनों ही तरंगे सभी एरिया में फ्लो नहीं करती है, सभी क्षेत्र में उसका मूवमेंट नहीं होता है। आप देखेंगे कि सबसे जो सभी माध्यमों से गुजरने वाली तरंग है उसको हम पी वेव कहते हैं। जो इससे कम डेंसिटी या कहिए कि मॉडरेट डेंसिटी तक गुजर सकती है उसे हम एल वेव कहते हैं, और जो सिर्फ कम डेंसिटी में चल सकता है, सरफेस पे चल सकता है, उसे हम एल वेव कहते हैं। सो अगर आपको एग्जाम आज के दिन में देखिए बच्चे जितने भी हैं, वो आज के दिन में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में होते हैं। वहां पे देखिए अगर पूछा जाए कि ऐसा कोई भी वेव जो सभी
माध्यमों से होकर गुजरता है, ऑल मीडियम से होकर गुजरता है, सॉलिड लिक्विड से होकर गुजरता है, वो हो गया पी वेव। जो लिक्विड से नहीं गुजरता है वो हो गया हमारा एस वेव, और जो लाइट डेंसिटी में गुजरता है उसको बोलते हैं हम एल वेव। सो इन तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी विद्वानों ने किया है। अगर एक जनरल क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स और द सोर्स टू नो द इनसाइड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, तो अप्रत्यक्ष साधन में पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा डेंसिटी एंड चौथा इक्विक। अगर आपको ऑप्शन आ जाए कि इसमें से सबसे रिलायबल कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है जो हमारे पृथ्वी के बारे में बेहतर जानकारी देती है, वो है हमारा अर्थक्वेक वेव। आपको टिक आउट करना है कि सबसे बेहतर स्रोत जो पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी देता है वो है भूकंप तरंग। सो फार इट्स क्लियर कि अप्रत्यक्ष स्रोत को हमने जान लिया। अब देखिए उल्का पिंड हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है। ऐसा मानते हैं कि सौरमंडल का हमारा पृथ्वी एक हिस्सा है, और जिन चीजों का निर्माण सूरज से आने वाले पदार्थों से हुई है, उसी तरह उल्का पिंड भी है। उल्का पिंड के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी उन्हीं पदार्थों से बनी हुई है। हालांकि ये बातें पूर्णतः सत्य यहाँ पे प्रमाणित नहीं होता है, एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में उसे जानकारी करते हैं, लिखते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता हो 5 मार्क्स का, ये एक्सप्लेनेशन के लिए कि एक्सप्लेन द सोर्सेस टू नो इनसाइड द अर्थ, देन वी कैन एक्सप्लेन 4 इनडायरेक्ट सोर्स एंड वन इज अ डायरेक्ट सोर्स। सो अभी तक आपको ये जानकारी मिली होगी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम किन स्रोतों के आधार पर जान सकते हैं। क्लियर? तो ये चीजें हमारे इमेजिनेशन में आ गया, उसको एक डायग्राम बनाइए और उसको फिर एक्सप्लेन कर जाइए। अब देखिए हमारे पास जो बेहतर है जानकारी जो ज्योग्राफर्स ने यूज किया, ज्योग्राफर्स में एक पर्सन थे जिसका नाम था एडवर्ड स्विस। एक पर्सन थे स्वीडन का ज्योग्राफर जिसका नाम था एडवर्ड स्विस। इन्होंने अर्थक्वेक वेव को एक बेस बनाया और उसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को लेयर्स में विभाजित कर दिया। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, आपने देखा होगा कि 3 लेयर्स होते, 3 वेव होते हैं, एल वेव, एस वेव एंड पी वेव। एडवर्ड स्विस ने इस वेव को यूज किया और इसके आधार पे इस सभी लेयर्स को डिफरेंट शेयर्स में, डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया। जहां पे सभी पी वेव क्रॉस कर सकती थी उस एरिया को दिया नीफे, जहां तक सेकेंड वेव जा सकती थी उसका नाम दिया सीमा, और जो ऊपर का लेयर था लो डेंसिटी वाला उसे नाम दिया सियाल। सो एडवर्ड स्विस के अनुसार भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया गया। जो टॉप लेयर था उसको कहा गया सियाल, जो सेकेंड लेयर था उसको कहा गया सीमा, और जो लास्ट लेयर था उसको कहा गया नीफे। तो सियाल, सीमा और नीफे जो है, ये 3 परत जो है हमारी पृथ्वी की संरचना के लिए आपके सामने आए। दो ये वर्गीकरण दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखिए, आपके पास ये विजन आया होगा कि जो सबसे आंतरिक भाग है ये इसको कहते हैं हम कोर, आप ये देख रहे होंगे। सबसे ऊपर का भाग है उसे क्रस्ट कहा गया, और जो बीच वाला हिस्सा है उसे कहा गया मेंटल। अब थोड़ा सा चर्चा कीजिए इस पे कि हमने तो अभी नाम दिया, एंड दीज नेम्स वर सियाल, सीमा एंड नीफे, ऐसा कुछ नाम हमने दिया। ये नाम दिया था एडवर्ड स्विस का। इस वर्गीकरण को ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरित करने का काम एक अमेरिकन ज्योग्राफर ग्राफ्ट ने किया, और उन्होंने सियाल को क्रस्ट कहा, सीमा को मेंटल कहा और नीफे को कोर कहा। यानी कि आप अगर दोनों विद्वानों की बात को साथ कर दीजिए, उसको कंबाइन कर दीजिए, तो पृथ्वी के तीनों परतों की बिल्कुल सही जानकारी
हमारे पास होती है। तो अभी तक आपको एक विजन बना होगा, एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम कैसे जानते हैं। व्हाट आर द मेजर सोर्स टू नो द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स, and how these layers have been classified by using seismic wave. Seismic wave को किस जोग्राफर ने यूज किया, उसका नाम था एडवर्ड स्विस। सो एडवर्ड स्विस के द्वारा दिया गया वर्गीकरण ये है सियाल, सीमा और नीफे, और अमेरिकन जोग्राफर ग्राफ्ट इन्हें चेंज कर दिए, उसका नाम हो गया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जानते हैं कि इस लेयर्स में कौन सी विशेषता है जिसके कारण इसका नामकरण किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये है सियाल। सियाल में देखिए केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, SI और AL, SIN AL है। SI का अर्थ होता है सिलिकन, AL हुआ एल्युमिनियम। जिस लेयर में सिलिकन और एल्युमिनियम की प्रधानता है, बहुत ज्यादा एबंडेंस मिलता है, बहुत प्रचुरता से मिलता हो, उसका नाम हो गया सियाल। जो सेकेंड लेयर है जिसमें सिलिकन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, SI और MA। एक्चुअली MG होता है, उन्होंने यूज किया MA, मैग्नीशियम MG लिखते हैं, बट एडवर्ड स्विस ने यूज किया SIMA, सिलिकन एंड मैग्नीशियम। सो सेकेंड लेयर जो देख रहे हैं, इसमें मिलने वाला जो खनिज तत्व है, जो एलिमेंट्स हैं, वो है सिलिकन एंड मैग्नीशियम। जो टॉप लेयर है उसमें मिलता है सिलिकन एंड एल्युमिनियम। अब देखिए सबसे लास्ट वाला ए लेयर, जिसको हम नीफे कह रहे हैं, एक विद्वान मानते हैं कि यह सबसे हेवी मटेरियल से बना हुआ है, और इस लेयर में निकल एंड फेरस मिलते हैं। Ni निकल हो गया, Fe फेरस हो गया। अब देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में जानकारी हमने बताया, पृथ्वी के ऊपरी भाग में सिलिकन और एल्युमिनियम मिलता है, दूसरे लेयर जाने पर सिलिकन और मैग्नीशियम मिलता है, और सबसे थर्ड लेयर पर जब आंतरिक भाग में जाएंगे तो वहां पे निकल एंड फेरस मिलेगा। ये तो केमिकल कंपोजिशन हुआ, जो उसकी रासायनिक संरचना हुई। अब उन विद्वानों ने एक मत बनाया कि आखिर इसकी गहराई कितनी है। यहाँ पे जो हम जाते हैं आंतरिक भाग में, तो यहाँ पे इसकी गहराई कितनी आती है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, मानते हैं कि क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 12 से 24 किलोमीटर है। जो मेंटल की गहराई है वो 2900 किलोमीटर है, और जो कोर की गहराई है वो 6300 किलोमीटर है। क्लियर? इस चीज को ग्राफ्ट ने भी माना, और इसको आपको ये एडवर्ड स्विस ने भी माना। अब इन दोनों चीज को देखिए कि जब भी हमने कहा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से अंदर की ओर जाएंगे तो डेंसिटी में चेंज होता जाएगा। क्लियर? जब डेंसिटी में चेंज होगा तो सबसे ऊपरी परत 2.7 का होगा, ये 5.7 तक होगा, और सबसे लास्ट वाला 11 to 12 डेंसिटी का होगा। इस पिक्चर में ढेर सारी बातें आ गई, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने एक चीज और भी जानी है। जो इमेज हमारे बुक्स का होता है और कहीं पे फोटोग्राफ का हिस्सा होता है, उसे हम एग्जाम में बना नहीं पाते हैं। तो एक ऐसी डायग्राम्स का चयन करें जो आप एग्जाम में एक सरलता से बना सकें और वो आपके आंसर का हिस्सा बने। तो एक हाथ से आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ऐसा कुछ लेयर बना ले। अब इसको देखिए, जो हमने ड्रॉ किया, एडवर्ड स्विस का नामकरण हुआ सियाल, सीमा, और इधर वाला नीफे। So according to Edward Swiss, we have 3 layers: सियाल, सीमा एंड नीफे। अब इसका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। इसको अमेरिकन ज्योग्राफर ग्राफ्ट ने क्या कहा? इन तीनों का नामकरण हो गया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये बातें क्लियर हो गई होगी, नामकरण आपको याद भी हो गया होगा। अब इसमें हम जो इंफॉर्मेशन है, जब एग्जामिनेशन लिखते हैं या उसका एक विचार बनाते हैं, तो उसके सम पॉइंट्स आपको हमेशा याद हो, उसकी विशेषता याद हो। सबसे पहले इन सभी का डेंसिटी लिख जाइए। जी Sir, what this core contains?
Core has two elements, nickel and ferrous. Nickel is very heavy. Ferrous is also the heavy elements. So the density is around 11 to 12. Got it clearly? So we have three layers, Sial, Sima, and Nife. And we say in American term by Graft as a crust, mantle, and core. Now we have to write the character of these layers. Whenever you remember the character, you go for particular sequence. First, go for density. As I told you, the density of crust is 2.7. The density of mantle is around 3.725, and the density of core is around 11 to 12. In the same way, go to the depth of all the layers. We have depth as a first one, as a 12 to 24. It is 2900 kilometers, and the core of the Earth has 6300 kilometers from the top of the surface. So once they ask you in examination, explain the interior of Earth, we can go for all the three layers given by Edward Swiss and the next name given by Graft. And again, we will write all the three characters like a density, the depth, and also the thickness. So I think so far I have narrated the strengths that the source one learner is there. Sir, one learner is there on the line. Okay, sir. Mr. Amit Lal, he is asking, what is the difference between this crust and the core? Okay. Crust, as I told you, in the crust section, we have two basic elements, silicon and aluminum. And the thickness of this layer is 2.7. And in the depth area, we have core. The density is quite different from the top area. It is 11 to 12, and it has very heavy elements like nickel and ferrous. And the other character, I'm coming to the point again, then the person will be able to differentiate the differentiate level also, right? So far I have narrated the density and the depth of these two things. Is clear for? Okay, we can go for next area again. Now we have three layers of Earth. Here we can explain the area. We can say, sorry. Now we have, suppose you have one layer. The depth is around 12 kilometers. We have second layer, the depth is around 2900 kilometers. And the third layer, the depth is around 6300 kilometers. As you know, students, once we are going from one area to other area, there will be transition zone. जब कभी हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, जिसके आधार पर एक की समाप्ति होती है और दूसरे की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखिए क्रस्ट खत्म हो रहा है और मेंटल शुरू हो रहा है, तो वहां पे कोई डिवीजन पॉइंट होगा। इस डिवीजन पॉइंट को मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। एक असंबद्धता, हिंदी अगर उसको पढ़ते हो तो डिसकंटिन्यूटी को हम असंबद्धता बोलते हैं, जहां से वो असंबद्ध हो जाता हो, अलग हो जाता हो। सो क्रस्ट इज डिवाइडेड बाय, क्रस्ट एंड मेंटल इज सेपरेटेड बाय मोहो डिसकंटिन्यूटी। एक मोह असंबद्धता के द्वारा क्रस्ट और मेंटल विभाजित होता है। ठीक उसी तरह आपके लास्ट में ये आया, दैट इज कोर। Core and mantle is divided by Gutenberg discontinuity. The name of geographer has given the discontinuity was Gutenberg. So it is named as Gutenberg discontinuity. So in a structure of internal part of the earth, we'll write all the section to explain the internal part of the earth. So for a long discussion. Yes, sir? सर एक लर्नर है धृति नोएडा से, सर वो पूछ रही है कि अर्थ शेक करता है, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं जी, ये क्यों होता है? अच्छा, इट्स अ टेक्टोनिक फोर्स. Actually, it is not a part of this chapter, even though I can say that
the crust part has been separated. Half of the mantle and crust is separated in a different section, and these are named as a plate. So when there is a movement in this plate, there's a shaking of earth. So plate tectonic is responsible for earthquake. Actually, the basic region, core region, is a tectonic force. It's clear, sir? Okay. Now, student, this was the first section of our discussion. This chapter has a 3 section actually. I have completed the first section, internal part of the earth. So far, we have learned about the 3 layers of earth and the source to know about the internal part of the earth. For recapping, we like to go for the very brief points of the chapter. One is a Moho discontinuity, is a discontinuity between the crust and mantle. And the last is Gutenberg discontinuity, is a discontinuity between crust and the mantle. So we have crust in the mantle is a Moho discontinuity, and the mantle and core you have Gutenberg discontinuity. So if you make an image of these things, like a source and the diagrams, I think you will be able to answer all the questions related to the first section of this chapter, that is Earth interior. Now come to the second part of this chapter. This is the area we can discuss the second part of this chapter, that is a rock. First of all, you know about rock. Rock क्या होता है, चट्टान क्या होता है, इसके बारे में जानें। देखिए, जब भी हम चट्टान की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा भाव आता है कि ये बहुत ही कठोर होगा, एक ऐसा होगा जो बड़े सॉलिड सा होगा, ये सारे विचार आते हैं। चट्टान उन तमाम चीजों को कहते हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी हो। इट्स अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ। अब देखिए, आप इसको ये टेल्कम पाउडर की तरह हो तब भी चट्टान है, और एक डायमंड की तरह बहुत हार्ड हो तब भी चट्टान है, एक कोल हो तब भी चट्टान है। तो पृथ्वी का स्वरूप जिन सभी पदार्थों से बना है वो सभी चट्टान है। सो इट्स अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ। तो चट्टान की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान उन तमाम चीजों कहेंगे जिससे हमारी पृथ्वी का स्वरूप दिखाई देता है। सो दैट इज रॉक। नाउ रॉक हैज, आप इसको नोट भी करते चले, जब भी हम किसी प्रिपरेशन के दौरान चलते हैं तो साथ में स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, उन चीजों को एक इमेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन चीजों को पे अपना विचार बनाते हैं। तो रॉक की परिभाषा आपने लिख लिया होगा। अब हमारे पास एक सेकंड सेक्शन है कि रॉक कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक? वन इज इग्नियस रॉक, द सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम इसको हिंदी रूपांतरित कर दें तो इसको हम आग्नेय कहते हैं। जो अग्नि से बना हो क्या हुआ? आग्नेय। जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना उसको क्या बोलेंगे? आग्नेय, दैट इज इग्नियस। एक है सेडिमेंट्री, जैसे कोई सरफेस है और वहां पे कहीं से अग्नि चट्टान टूटा और लेयर के रूप में जमा हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सेडिमेंटेशन हुआ ना, वहां पे परतों का जमाव हुआ, उस परतों के जमाव से जो चट्टान बना उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सो प्राइमरी रॉक जो सबसे पहले पृथ्वी पर बना वो है इग्नियस रॉक, जो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा बना, और उन चट्टानों के टूटने के बाद जो उसके निक्षेपण से बना उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए, हमारे पास ये दोनों चट्टान है, पहले अग्नि बना फिर रूपांतरित बना। अब इन दोनों चीज में थोड़ा सा हम ऐड कर दें। हमने यहाँ पे टेम्परेचर भी ऐड कर दिया और प्रेशर भी ऐड कर दिया। आपके पास दोनों फैक्टर्स काम किया। ऐसा कोई आपके पास रॉक है और आपने उसको कंप्रेस कर दिया हो या फिर हाई टेम्परेचर पे उसको संपर्क में लाया हो, then the original form of rock will be changed. उस चट्टान का जो मौलिक रूप है वो बदल जाएगा और उस चट्टान को हम मेटामॉर्फिक रॉक कह देंगे, रूपांतरित चट्टान कह देंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी की डिस्कशन से आया होगा कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक, igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. Now it comes to describe about this rock. ये चीजें आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में पूछेगा
कि इन तीनों चट्टान की विशेषता बताइए और उसके स्वरूप के बारे में बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि ये इग्नियस रॉक क्या है। इग्नियस रॉक देखिएगा कि अग्नि चट्टान है, हमने कहा कोई एक सरफेस एरिया है और उसमें आपका एक सरफेस है यहाँ और आंतरिक भाग से आया और उसमें विस्फोट हुआ। वोल्केनिक इरप्शन, जब भी टेक्टोनिक फोर्स होता है तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो उस इरप्शन के क्रम में क्या होगा कि कुछ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आके जम जाएगी और कुछ मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाएगी। Now I'm telling you how igneous rock form. Igneous rock formed by volcanic eruption. So whenever volcanic eruption takes place, there is a solidification of magma or accumulation of magma even inside the earth and on the surface of earth. या तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा हो जाएगा या पृथ्वी के ऊपरी भाग में जमा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो ऊपरी भाग, एक मिनट जी बोलिए। एक क्वेश्चन आ रहा है, आशा है गाजियाबाद से, वो पूछ रही है कि ये जो सैंडस्टोन है वो कौन सा फॉर्म ऑफ रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, राइट? इसकी डिस्कस कर रहे हैं हम, उस बात पे भी हम आ रहे हैं। थोड़ा सा इग्नियस को डिस्कस कर लेता हूं। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर? नाउ कम्स एक इग्नियस रॉक को देखिए। इग्नियस को हमने कहा जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो इसका दो एरिया हो गया, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग मान लीजिए और ये पृथ्वी का ऊपरी भाग मान लीजिए। जो ऊपरी भाग है वहां पे जो डिपॉजिट होगा उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। हिंदी में उसको बोलते हैं बहिर्वेदी। ध्यान दीजिए कि हमने कहा जो ऊपरी पे जमा हुआ वो बहिर्वेदी है, बहिर मीन्स ऊपरी हिस्सा, और जो अंदर में जमा हुआ उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव। ये इसको हम आंतरिक कहते हैं। एक एरिया जो पृथ्वी के अंदर जम गया हो उसको कहा गया इंट्रूसिव, और जो ऊपरी भाग में जमा हो गया उसको कहा गया एक्सट्रूसिव। अगर पूछे जनरली कि इग्नियस रॉक कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर? द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन इट इज एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। अब देखिए जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में आएगा वहां पे रुक के समझने की जरूरत है कि जो ऊपरी भाग में आएगा उसमें ज्वालामुखी विस्फोट के रूप होंगे, और यहाँ पे समझिए इसका एक रूप बनेगा जहां पर क्रैक्स के थ्रू मैग्मा आया हो। मैग्मा विस्फोट होता है तो एक क्रैक्स के थ्रू आता है, एक कभी वेंट के थ्रू आया हो, नली के थ्रू आया हो। जब भी नली के थ्रू आएगा वो विस्कॉस होगा। आपने फेविकॉल देखा होगा, ऐसा विस्कॉस होगा। अपनी जब भी दरार के थ्रू आएगा, क्रैक्स के थ्रू आएगा तो फ्लूइड मैग्मा होगा और चारों तरफ जम जाएगा। फिर से मेरी बात को समझिए कि एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, एक सरफेस पे आया, and in the process of eruption, once it is coming through the vent, through the pipe, it will come in the form of viscous form, like a Fevicol. So this form of magma will create granite. So पृथ्वी की सतह पर जब ज्वालामुखी विस्फोट में विस्कॉस मैग्मा आएगा, एक ऐसा मैग्मा जो बहुत ही तरल ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ग्रेनाइट का निर्माण होगा। और ये फ्लूइड मैग्मा आएगा तो ऐसे कंडीशन में बसाल्ट का निर्माण होगा। सो एनीवे, मैंने डिस्कस किया कि एक्सट्रूसिव रॉक कितने प्रकार के होते हैं। वन इज अ ग्रेनाइट, वन इज अ बेसाल्ट। जब कभी वोल्केनिक इरप्शन वेंट होगा तो ग्रेनाइट का निर्माण होगा, जब कभी वोल्केनिक इरप्शन थ्रू क्रैक्स होगा तो बसाल्ट का निर्माण होगा। अब थोड़ा सा और भी समझिए, जब भी विस्कॉस होगा तो एसिडिक होगा। मेरी बात समझिए, जब इसने कहा कि एसिडिक होगा, एसिडिक हमेशा विस्कॉस होगा और इससे माउंटेन का निर्माण होगा। और जब कभी विस्कॉस नहीं होगा तो बहुत दूर में फैलेगा, तरल पदार्थ होगा और पठार का निर्माण होगा, प्लेट्यूज का निर्माण होगा। दूसरा चीज जानिए, जो विस्कस है, बसाल्ट है, उसमें हमेशा आयरन होता है और मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण ऐसे सरफेस का रंग काला होता है। और जब भी ग्रेनाइट होगा, इसका एसिडिक होगा, इसका रंग
आपको लाइट होगा। जैसे आपने अभी गाजियाबाद से उन बच्चों ने पूछा कि सैंडस्टोन किस प्रकार का है। जब ये ग्रेनाइट टूटता है तो बालू के कणों के रूप में जमा होता है, जिससे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वो आपका बालुई चट्टान बनता है। जो ओरिजिनल फॉर्म में जो उसका पेरेंट रॉक था वो था इग्नियस रॉक, एंड आफ्टर सेडिमेंटेशन ब्रेकिंग टू पीसेस इट बिकम एज अ सैंडस्टोन। अब फिर से मैं बात करता हूं कि अभी तक हमने बताया कि इग्नियस रॉक दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। द फर्स्ट इज इंट्रूसिव, दैट इज इनसाइड द अर्थ, and the second is extrusive, that is the upper part of the earth by the solidification of magma. Now we have the two types of extrusive. We have first is basalt and second is granite. One is basic and second is acidic. उसके एग्जाम्पल आपने जान लिया। तो अभी तक जो विचार आपके पास बने होंगे कि इग्नियस का एक्सट्रूसिव रूप क्या होता है। अब हम चलते हैं पृथ्वी के अंदर की ओर, जहां पे मैग्मा विस्फोट के क्रम में कहीं ना कहीं जम गई। ऐसे जमने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जमने के क्रम में ऐसा भी होगा कि आधे पर भी जम जाएगी या ऊपर आके भी जमेगी, इस बीच वाले हिस्से में। ऐसे आधार पे जो अंदर जो रॉक है उसको बोलते हैं हम बेंथस रॉक। इसको बोलते हैं हम हाइपोबेशल, और इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। अब देखिए, आंतरिक भाग की मैग्मा को हमने दो भाग में बांट दिया। जो मध्यवर्ती भाग में जमा हुआ उसको कहा हाइपोबेशल, और जो बिल्कुल आंतरिक भाग में जमा हुआ उसको कहा हमने बेंथस। क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे चलें, इस स्वरूप को देखें। आपके पास एक इमेज है, थोड़ा मेरे साथ इस पे काम कीजिए तो आपको एक क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सबसे लास्ट में जमा हुआ, बिल्कुल मैग्मा के विस्फोट के समय, इसको हम बैथोलिथ कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल बेड के रूप में जमा हुआ उसे हम सिल कहते हैं। यहाँ देखिए कि 180 डिग्री पे इसका डिपोजिशन है, इसको बोलेंगे सिल। जो करीब 60 डिग्री पे यहाँ पे जमा हो रहा होगा उसको हम डाइक कहते हैं, और आप वेव की तरह संरचना आएगी उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमने डिस्कस किया है उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। जो हमारा पिक्चर है, इमेज है, वो आपको सही एग्जाम में लिखने को मदद नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करें कि आपका इमेज फॉर्म जो हमने फर्स्ट कहा, उस इमेज को खुद बनाइए। सपोज ऐसा एक मैग्मा चैम्बर है जहां से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो ये जहां पे जमा होगा सबसे पहले एक गुंबद आकार, इसको हम बैथोलिथ कह देंगे। पहला एरिया क्या हुआ? बैथोलिथ हो गया। अभी मैग्मा विस्फोट हो रहा है और यहाँ पे ऊपर आने के क्रम में, यह ऊपर टॉप लेयर है, यहाँ पे कुछ क्षैतिज लेयर में जमा हो गया हो, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बेड को हम सिल कहते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों नाम ऐसे ही लिखे हैं, उसमें कोई परिवर्तित न करें। अब देखो, ऐसा कोई एरिया जो 60 डिग्री पे यहाँ पे जमा हो रहा हो उसे हम डाइक कह देंगे। अगर कोई प्लेट की तरह, तस्तरी की तरह जमा हो गया हो, इसको हम लैपोलिथ कहते हैं। लैप समझते हैं, उससे बना लैपोलिथ। और जो वेव की तरह जमा हो गया हो, तरंग की तरह, उसे हम फैकोलिथ कहते हैं। और फिर ऊपरी भाग में जो गुंबद की तरह जमा हो गया हो ऐसा, इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। तो ये इमेज आपको एग्जामिनेशन में बनाने में मदद आएगा, जिसको मेरे साथ फिर से समझिए। एक बार मैं आपको रिकैप कराना चाहता हूं कि इग्नियस रॉक दो प्रकार का हुआ। एक हुआ इंट्रूसिव रॉक और एक हुआ एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ, जिसको हमने कहा ग्रेनाइट और बसाल्ट, एक हिस्सा आपने पढ़ लिया। और जो आंतरिक भाग में जमा हुआ इंट्रूसिव, उसके ये फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, एक्सप्लेन द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड देयर शेप। सो इंट्रूसिव जो है उसका ये रूप लिखिए, इसको क्या लिखा हमने? बैथोलिथ। अब इसकी जब आपने लेवल कर दिया, इसको शेप बना दिया, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, उसकी विशेषता को लिखना पड़ेगा। तो ये बैथोलिथ जो है वो आपका डोम शेप है, गुंबद के आकार का है। जो हिंदी में यूज करते हैं वो लिखेंगे गुंबद के आकार का है।
और जो सिल है वो हॉरिजॉन्टल है, करीब 180 डिग्री पे इसका जमाव हुआ और दो चट्टानों के बीच इसका जमाव मिलता है। और जहां पे विस्फोट हो रहा है मैग्मा चैम्बर से ऊपर की ओर जहां जाएंगे, उसके सहारे करीब 60 डिग्री के एंगल पे अगर जमाव हो गया है तो इसे हम डाइक कहेंगे। अगर वेव की तरह, तरंग की तरह जमा हो गया हो तो इसको हम कहेंगे फैकोलिथ। तस्तरी की तरह, प्लेट की तरह जमा हो गया हो तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। अब यहाँ पे क्रिटिकल बातें ध्यान दीजिएगा, एक गुंबद यहाँ बन रहा है और एक गुंबद यहाँ बन रहा है, दोनों गुंबद ही है। देखिएगा जो मध्यवर्ती हिस्सा है गुंबदाकार या हाइपोबेसल गुंबदाकार है, इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। और जहां पे मैग्मा चैम्बर है वहां पे मैग्मा का जमाव हुआ हो तो उसे हम कहते हैं बैथोलिथ। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि लैकोलिथ और बैथोलिथ में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया आपको कि इग्नियस रॉक के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। सो फार वी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक and their form in different area inside the earth and on the surface of earth. I think it's okay for everyone. अब देखिए इग्नियस रॉक को मैं ब्रेक से पहले करना चाहूंगा थोड़ा सा, उसके बाद ब्रेक के बाद और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको देखिए कि इग्नियस रॉक है तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या मिलता है हमें उसे। इग्नियस रॉक इज अ सोर्स ऑफ ऑल मेटालिक मिनरल्स। इसमें सभी के सभी जो हैं वो धात्विक खनिज मिलते हैं। क्योंकि इसमें फॉसिल्स होता नहीं है तो आपको मिनरल्स टाइप में ऐसे कोल और पेट्रोलियम इससे नहीं मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि ये रॉक डिफरेंट प्लेसेस पे जमा हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मी इमेजिन सर। करो जी। सर एक लर्नर है हमारे नीलेश रेवाड़ी से, हरियाणा से। जी सर वो क्वेश्चन है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है हाँ, वो इंडिया के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? देखिए सेडिमेंट्री रॉक, देखिए इंडिया का जो ओरिजिनल हिस्सा है उनको मैं बताना चाहूंगा। इंडिया का जो ओरिजिनल हिस्सा है, जो आपको दक्कन का पठारी क्षेत्र है, जहां से गोंडवाना लैंड चला अफ्रीका से टूट के भारत की ओर, वो पूरा का पूरा पुराना रॉक है। उसके टूटने के बाद उत्तर की ओर जब विस्थापन हुआ तो पर्वत बना, हिमालय है। हिमालय और दक्कन के पठार के बीच पूरा भारत का मैदानी क्षेत्र, जो पंजाब से लेके असम के मैदानी क्षेत्र तक है, वो सभी परतदार चट्टानों का क्षेत्र है। ये परतदार चट्टान जो जलोढ़ मिट्टी के रूप में है वो नजर आते हैं। बाकी जो अन्य सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो आपको प्लेटू ऑफ इंडिया में भी मिलते हैं। अगर एक एजम्पशन लिखना हो, अगर ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे टिक करना हो तो हम बताएंगे इट्स अ पार्ट ऑफ प्लेन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? सर एक और क्वेश्चन है मिस्टर जी संदीप का, रांची से। बोल जी रहे हमारे छोटा नागपुर प्लेटो में हाँ सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, हाँ या जी नहीं? होते। हाँ, और छोटा क्या? नागपुर एरिया में मैं थोड़ी सी बात उसको एलोबरेट करना चाहूंगा कि देखिए हमारे पूरे इंडिया में जो ओरिजिनल एरिया इंडिया का था वो ग्रेनाइट और निस का था। जब इंडिया के लैंड का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद उस चट्टान के टूटने के बाद पहली बार कोई परतदार चट्टान बना, उस चट्टान को हम धारवाड़ सिस्टम कहते हैं। धारवाड़ क्रम जो है भारत का पहला परतदार चट्टान है। तो छोटा नागपुर एरिया में परतदार चट्टान जरूर मिलते हैं और वो सभी चट्टान भारत के मिनरल्स हाउस हैं। वहां पे आयरन मिलता है और सारे प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। सर सो एक छोटा और नागपुर एक एरिया। एक हाँ जी जी सर। जी एक और क्वेश्चन है सर कि जो हाँ कोल है जो छोटा नागपुर में मिलता है कोल, क्या वो भी हाँ, एक रॉक है? देखिए कोल, अब मैं यहाँ से आगे में आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि छोटा नागपुर का जो एरिया है वहां पे कई लेवल पे सेडिमेंटेशन हुआ। धारवाड़ सिस्टम पहले का है, उसके बाद वहां पे जो कार्बोनिफेरस एरा था वहां पे टेक्टोनिक फोर्स काम किया और वहां पे जितने सेडिमेंटेड बायोटिक एरिया था उसका आंतरिक निक्षेपण हुआ और इसके द्वारा कोयला एक आंतरिक परतदार चट्टान के रूप में विकसित हुआ। सो कोल इज आल्सो ए सेडिमेंटरी रॉक। क्लियर? सो थैंक यू सर। इन इन दोनों के लिए मैंने बताया कि छोटा नागपुर एरिया में दोनों ही है। धारवाड़ सबसे पुराना परतदार चट्टान है और उसके बाद जो छोटा नागपुर एरिया में विकसित हुआ वो कोयला है जो एक सेडिमेंटरी रूप में है
जो आपको कार्बोनिफेरस युग में बना। तो हम अपनी बातों पे आते हैं यहाँ पे फिर से। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा है। टाइप्स ऑफ रॉक पे हम लोग हैं, और टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमने पहले इग्नियस रॉक को बताया और उसके अपर रूफ, एक्सट्रूसिव रॉक एंड इंट्रूसिव रॉक को पढ़ाया। अभी तक ये बात समझ में आई होगी। ऐसा कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इग्नियस रॉक की विशेषता बताइए। तो इसमें देखिए पूछा जाएगा, लिखेंगे आपके, ये क्रिस्टलाइन होता है। मैं क्रिस्टलाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इसे ऊपर जा रहे हैं। अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो तो जो चीज ऊपर पे आ गया है वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो चीज पृथ्वी के आंतरिक भाग में है उसे ठंडा होने में बरसों लग जाएगा। तो जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा उसका क्रिस्टल जो है बहुत ही फाइन होगा, और जो आंतरिक भाग में होगा उसका क्रिस्टल बहुत ही बड़ा होगा। इन दोनों ही फॉर्म में ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा। सो इग्नियस रॉक का पहला विशेषता लिखेंगे, इट ऑलवेज बी इन क्रिस्टल फॉर्म। सेकंड बोलेंगे कि इसमें कोई भी बायोटिक चीजें नहीं होती है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक में बायोटिक चीजें होती है, इसमें कोई भी बायोटिक चीजें नहीं होती है, कोल पेट्रोलियम नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे सभी मेटेलिक मिनरल्स होंगे, जो धात्विक खनिज सभी मिलेंगे। क्लियर? सो अग्नि चट्टान की 3 विशेषताओं को हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको याद करेंगे।